हेलो गाइस, तो हम लोग नेशनल करंट अफेयर देखेंगे दृष्टि का। ठीक है, आई दृष्टि का। ओके, तो इसको करने से पहले मैं बुक से नहीं पढ़ा रही, क्योंकि बुक से ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी होता है और चीज़ें रिमेंबर नहीं रहती है। और आप कोशिश करना कि मेरे साथ जो है चीज़ों को लिखिए, जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो करंट अफेयर में आया है, और मैं कुछ मिस नहीं होने दूँगी आप लोग का। ठीक है, तो देखिए 12th इंटरनेशनल योगा डे, 12th इंटरनेशनल योगा डे, ये बात पहले की गई है करंट अफेयर में, है ना, 2026। तो ये आपका जो हुआ था, पहले तो ये पूछेगा कि ये हुआ कहाँ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये हुआ था कोलकाता में। ओके, और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका सेकंड पॉइंट 21 जून 2026 को हुआ था। ठीक है, और फिर थर्ड इसका इम्पोर्टेंट है कि ये इसका थीम क्या है। तो उसका थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये तीन बात याद रखना है कि कोलकाता में हुआ था, 21 जून 2026 को हुआ था, थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, है ना। अब ये आपका जो 2025 में हुआ था योगा डे 2025 में, उसका थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, ये याद रहेगा, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा अगर आपको पता रहेगा कि पहले क्या था और अभी क्या है। तो योगा फॉर हेल्दी एजिंग है, ये पूछेगा आपसे। और स्टार्ट कब हुआ था ये योगा डे? तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 11 दिसंबर 2014 को, पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी ने इसकी पहल की थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में। कब? यूएन में। ठीक है, तो इसको डिक्लेयर किया गया था यूएन के द्वारा इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को 2014, 21 जून को। ठीक है, डिक्लेयर कब किया गया था? 11 दिसंबर 2014 को, लेकिन उसके बाद से जो है आपका योगा डे मनाया गया। ठीक है, तो 11 दिसंबर 2014 को ये डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद 2015 से हम इंटरनेशनल योगा डे बनाने लगे। ओके, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। और पहली बार इसको न्यू दिल्ली में मनाया गया, राजपथ में। ठीक है, अब ये इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है इसमें। अब दूसरा जो न्यूज़ है वो है कि इनॉग्रेशन हुआ था, इनॉग्रेशन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका कमर्शियल ऑपरेशन जेवार एयरपोर्ट पे स्टार्ट हुआ था जून 2026, 15 जून 2026 को। ठीक है, ये याद रखना है। इसका कमर्शियल ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ? फर्स्ट पॉइंट, कमर्शियल ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ इसका? एट जेवार एयरपोर्ट। ओके, एट जेवार एयरपोर्ट कब हुआ? जून 15 2026 को। ओके, ये डेट याद रखिएगा, 15 जून 2026 को हुआ था। ठीक है, और ये इसका फर्स्ट कमर्शियल फ़्लाइट ऑपरेट किया गया था इंडिगो द्वारा, जो कि लखनऊ में अराइव हुआ। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है इसका? फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेटेड बाय इंडिगो। ठीक है, इंडिगो अराइव्ड कहाँ हुआ था? अराइव्ड एट आपका लखनऊ में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, अराइव्ड एट लखनऊ। ओके, फिर इसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 28 मार्च 2026 को इनॉग्रेट किया था इस एयरपोर्ट को, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि जेवार डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर से किया था इसको इनॉग्रेट प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब इनॉग्रेट किया था? इनॉग्रेटेड दी नोएडा इंटरनेशनल
एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया था, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। कहाँ से? ऑन 28 मार्च 2026 को एट जेवार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जेवार डिस्ट्रिक्ट, गौतम बुद्धा नगर। तो ये किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इनॉग्रेट किया था, ठीक है। तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है आपका, एक 28 मार्च और एक कौन सा इम्पॉर्टेंट है आपका 15 जून 2026 का स्टार्ट हो गया था। तो पहले तो इनॉग्रेशन होगा मोदी जी द्वारा, जो कि 28 मार्च को उन्होंने कर दिया, और उसके बाद 15 जून को उन्होंने 2026 को इसको ये लॉन्च हुआ है आपका, ऑफिशियली स्टार्ट हुआ है। कहाँ से? ये इंडिगो द्वारा स्टार्ट हुआ है, जेवार एयरपोर्ट से, और लखनऊ पहुँचा है, ठीक है। और इसको फिर गौतम बुद्ध नगर से जो पीएम मोदी जी ने 28 मार्च को इनॉग्रेट किया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसका 100% सब्सिडरी ऑफ जूरिच एयरपोर्ट जो है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन करने का, इस ऑपरेशन को, है ना। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, प्रोजेक्ट है, ये सारा जो चीज़ें कर रहा है, ये कौन कर रहा है? तो ये आपका कर रहा है चौथा पॉइंट, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, YAPL, है ना, जो कि 100% सब्सिडियरी है, 100% सब्सिडियरी है किसका? जूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG, ठीक है। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है सारा कार्य करने का, ठीक है। इसीलिए ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी हो गया, ठीक है, PPP, है ना, क्योंकि इसमें आपका गवर्नमेंट भी है, और आप देख रहे हैं कि YAPL को भी आपको इसमें दिया गया है काम। तो इसमें 3-4 पॉइंट है जो याद रखना है। पहला तो 28 मार्च याद रखना है ना, इनॉग्रेशन डेट। उसके बाद 15 जून को याद रखना है। उसके बाद YAPL याद रखना है आपको, ठीक है। तो हो गया ये काम ख़त्म इसमें, है ना। तो आपका थर्ड में हम पहुंचते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर क्या है? तो सिक्किम को जो है, सिक्किम को डिक्लेयर किया गया है फुल्ली लिटरेट स्टेट, ओके। तो सिक्किम को डिक्लेयर किया गया फुल्ली लिटरेट स्टेट, और सिक्किम जो है आपका ये 5th फुल्ली लिटरेट स्टेट है, 5th फुल्ली लिटरेट स्टेट। और इससे पहले कौन कौन है? तो इससे पहले आपका है गोवा, लद्दाख, यूनियन टेरिटरी में सबसे पहला लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा, एंड आपका हिमाचल प्रदेश। तो ये याद रखना है आपका कि गोवा, लद्दाख, सबसे पहला गोवा है, फिर लद्दाख है, फिर मिज़ोरम है, फिर त्रिपुरा है, फिर हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश सबसे लास्ट है ना। और सिक्किम को आपका फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी भी डिक्लेयर किया गया है। सिक्किम डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी और ये आपका जो ये जितने भी सारे स्टेट हैं इनको उल्लास स्कीम के तहत लिटरेट स्टेट घोषित किया गया है, ठीक है। उल्लास स्कीम, तो उल्लास स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? तो उल्लास आपका अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, उल्लास प्रोग्राम, ठीक है।
ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। उल्लास स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, LL, लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, सबके लिए एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग जैसा बनाना है जिससे सबको ये ज़िंदगी भर लर्न कर सके सारे लोग, ठीक है। तो इसी का ये है फुल फॉर्म। तो यहाँ पे ख़त्म होता है ये हमारा। और एक इम्पॉर्टेंट डेटा आपको, फोर्थ न्यूज़ ये है, एक इम्पॉर्टेंट डेटा आपको याद रखना है, एक्सीडेंटल डेथ के ऊपर है, ठीक है। तो ये सारे स्टेट का तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप अपने अपने स्टेट्स का देख लीजिएगा। इन इंडिया 2024 रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट निकाला कौन है? तो NCRB, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। और इसमें बिहार में कितना है? तो बिहार में आपका परसेंटेज शेयर जो है एक्सीडेंटल डेथ का 2024 में 4.2% है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। फिर इलेक्शन कमीशन अनाउंस करी है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फेज़ 3, ठीक है। क्या? फेज़ 3। ये आपका 5th न्यूज़ है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है। ये आपका फेज़ 3 का SIR चल रहा है। किस? SIR का फुल फॉर्म क्या हो गया? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है। और ये स्टैट्यूटरी पावर आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन को है, ECI को है कि वो इलेक्शन को कंट्रोल कर सके, उसका इलेक्टोरल रोल जो है प्रिपेयर कर सके, है ना, और इलेक्शन को कंडक्ट करवा सके। तो इसमें क्या हुआ कि जितने भी लोग हैं सारे एलिजिबल लोग इस इलेक्टोरल रोल के अंदर आ सके, तो उसके लिए SIR करवाया गया। और ये इलेक्शन कमीशन इस पावर को आर्टिकल 324 के तहत ये पावर उसको इलेक्शन कमीशन को मिलता है, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि किस में नहीं हुआ है ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फेज़ 3, ठीक है। तो ये आपका 3 स्टेट में नहीं हुआ, एक है हिमाचल प्रदेश, ये याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा आपका, सेकंड है आपका जम्मू कश्मीर, और थर्ड है आपका लद्दाख, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 3 स्टेट है जिसमें कि SIR नहीं कंडक्ट हुआ है, ठीक है, और बाद में अनाउंस होगा यहाँ पे, ठीक है। और आपका फर्स्ट 2 फेज़ में जो है 13 स्टेट और यूनियन टेरिटरी थे, है ना। लेकिन ये देखिए फेज़ 3 में कितने स्टेट थे? तो फेज़ 3 में ना आपके फेज़ 3 में है 16 स्टेट्स 3 UT। ये भी पूछ सकता है कितने स्टेट हैं, तो 16 स्टेट्स 3 UTs। और आपका जो फेज़ 2 है, फेज़ 2 उसमें 13 स्टेट है, इसके 3 घटा दीजिए, 13 स्टेट्स एंड UTs है, ठीक है, दोनों मिला के। और आपका मोर देन 6.3 लाख बूथ ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, ये सारा नहीं पूछेगा, ठीक है। और 59 करोड़ इलेक्टोर्स ने पार्टिसिपेट किया था दूसरे फेज में, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है कि फ़ेज़ 3 में कितने स्टेट्स को हुआ और फ़ेज़ 2 में तो 16 उधर और 13 स्टेट्स एंड UTs इधर, ठीक है। और फिर हम अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, असेंबली इलेक्शन रिज़ल्ट जो 2026 में आया आपका, ठीक है ना। तो ये छठा फिर आपका असेंबली इलेक्शन रिज़ल्ट आया जिसमें कि कौन कौन से स्टेट में हुआ है तो देख लीजिए 2026 का, ठीक है। तो ये आपका हुआ है वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में, असम में, UT, पुडुचेरी में, ठीक है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम एंड पुडुचेरी, ठीक है। वेस्ट बंगाल में कितना सीट पे हुआ है, 294 पे। इसमें बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी जीते, ठीक है, जो कि CM बने और गवर्नर वहाँ पे RN रवि है। तो यहाँ 294 है, यहाँ पे 234 है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में आपका 234 है, यहाँ पे C जोसेफ विजय TV के पार्टी के बने, ठीक है। और ये गवर्नर इसके कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, यहाँ पे भी गवर्नर वो है। और तमिलनाडु में भी यहाँ पे
तमिलनाडु में भी आर्लेकर जी हैं और केरला में भी आर्लेकर जी है, दोनों जगह आर्लेकर जी गवर्नर हैं, ठीक है। और यहाँ पे केरला में 140 सीट पे हुआ, ठीक है। यहाँ पे कौन जीते, तो यहाँ पे वी डी सतीशन जीते, ठीक है, वी डी सतीशन। और ये आपके केरला में जो वी डी सतीशन जीते हैं ये नेशनल कांग्रेस के हैं, ठीक है, नेशनल कांग्रेस के। असम में 126 सीट पे हुआ, ये हिमांता विश्वा शर्मा जीते हैं, ठीक है। असम में कितना सीट पे हुआ है, तो आपका असम में या 126 सीट पे, ठीक है, हिमांता विश्व शर्मा जीते हैं। और यहाँ के गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, याद रखिएगा, हिमांता विश्व शर्मा, ठीक है। और पुडुचेरी में 30 सीट पे हुआ है और यहाँ पे एन रंगस्वामी जी जीते हैं, है ना, सीएम बने हैं। तो ये 126 सीट ऐसे याद रखिएगा। 294 वेस्ट बंगाल, 234 तमिलनाडु, 140 केरला, असम 126, पुडुचेरी 30, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ सकता है। तो तो ये आपका ये हो जाएगा 126, असम, पुडुचेरी 30, केरला 140, तमिलनाडु 234, वेस्ट बंगाल 294। 294 से 30 डिक्रीज़ किए तो 234 पे पहुंचा। फिर केरला में 140, असम 126 असम और पुडुचेरी 30, ठीक है। तो ये याद रहेगा। फिर अब आपका क्राइम इंडिया रिपोर्ट हुआ है, ठीक है। क्राइम, ये 7वां आपका करंट अफेयर है, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, ठीक है। ये आपका 2024 का रिपोर्ट है जो कि रिलीज़ किया गया है मई 6, 2026 को। और इसका NCRB रिलीज़ की है इसको, ठीक है। इसमें देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, इंडिया में 58.85 लाख क्रिमिनल केसेस 2024 में रिकॉर्ड हुए हैं। कितने, 58 जो डेटा बोले बस उतना रखिए, ठीक है। 58.85 लाख क्रिमिनल केसेस, ठीक है, 2024 में, ये याद रहेगा 58.85 लाख। दूसरा याद क्या करना है आपको कि ओवरऑल क्राइम जो है आपका डिक्रीज़ किया है ना, ओवरऑल क्राइम रेट क्या डिक्लाइन किया है, कितना, तो 448.3 केसेस पर लाख पॉपुलेशन इन 2023 से कितना 418.9 केसेस पर लाख पॉपुलेशन इन 2024, ठीक है। तो 448.3 से 418.9, ठीक है, केसेस डिक्रीज़ किया है। तो अगर आपको स्टेटमेंट में बोले कि ओवरऑल क्राइम रेट इंक्रीज़ किया है तो गलत होगा। ओवरऑल क्राइम रेट डिक्रीज़ किया है 448.3 से 418.9, ठीक है, केसेस पर लाख पॉपुलेशन, ठीक है, 2023 से 24 में। अब आपको इम्पोर्टेंट क्या पूछ सकता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट ये पूछ सकता है, देखिए इसमें है साइबर क्राइम से रिलेटेड एक डेटा याद रखिए आप, साइबर क्राइम से रिलेटेड। इसमें क्या हुआ है, कंटिन्यू टू राइज शार्पली, ठीक है, इन 2024, ये बहुत शार्पली राइज किया है, कंटिन्यू टू राइज है ना, जिसमें से कि आपका 17.9% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, साइबर केसेस, ठीक है, 17.9% इंक्रीज़ दिखा गया है इसमें, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये याद रखिएगा कि ये बढ़ोतरी हुआ है इसमें। और फाइनेंशियल फ्रॉड सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको फाइनेंशियल फ्रॉड दिखेगा जो कि 72.6% है, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, फिर आपका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये सारा आपका साइबर क्राइम केसेस के अंदर है, नेचर जो है इसका, ठीक है। एग्जॉर्शन, ठीक है, फिर एग्जॉर्शन आएगा आपका, है ना। इकोनॉमिक ऑफेंस केसेस भी आपका इंक्रीज़ हुआ है। बस ये याद रखिए कौन कौन सा इंक्रीज़ हुआ है, इकोनॉमिक, ये सब याद नहीं रखना है वैसे। इकोनॉमिक ऑफेंसेस इंक्रीज्ड कितना, 4.6%।
इन 2024, ठीक है, ये याद रखिएगा ना कि आपको स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाएगा तो बन जाएगा। फिर आपका फेक करेंसी जो है आपका, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आपका क्राइम अगेंस्ट वेमेन, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट वेमेन, ये आपका डिक्लाइन किया है, ठीक है, कितना 1.5%। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछ देगा क्राइम अगेंस्ट वेमेन बढ़ा है तो नहीं, डिक्लाइन किया है, ठीक है। तो ये हो गया, कितना से किया है, तो 66.2 से 260 4.6 पर लाख वेमेन पॉपुलेशन, ठीक है, इतना किया, ज़्यादा नहीं किया, देख रहे 1.5% किया, तो 66.2 से 64.6 तक, ठीक है। जिसमें कि डोमेस्टिक वायलेंस वो है आपका मेजर कंसर्न है, ठीक है। यूपी जो है आपका वेमेन के क्राइम में सबसे हाईएस्ट है, यूपी वेमेन क्राइम में, ठीक है, वेमेन क्राइम में। उसके बाद महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल ऐसे करके है। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, हाँ एसटी का क्राइम में देखिए, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन भी आपका बढ़ा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बन सकता है। ये भी आपका 5.9% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद एसटी के लिए एट्रोसिटी आपका डिक्लाइन किया है 23.1%, ठीक है। और एससी के लिए एसटी, फिर एमपी जो है आपका एमपी जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पे एससी केसेस, एसटी से रिलेटेड केसेस है, एसटी से रिलेटेड केस सबसे ज़्यादा एमपी में, ठीक है। फिर एससी का आपका, एससी के लिए भी डिक्लाइन हुआ है आपका, कितना डिक्लाइन हुआ है, तो ये आपका 3.6%, ठीक है। और ये आपका यूपी जो है इसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है, केसेस जहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, तो ये आपको याद रहेगा। मर्डर केसेस भी आपका घटा है, ठीक है। मर्डर केसेस भी डिक्रीज़ किया है 2.8% 2022 से कंपेयर करके 2023 का अगर देखा जाए तो, ठीक है। डेथ बाय सुसाइड आपका जो है तो इसमें उतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस इतना इम्पॉर्टेंट है जो मैंने, हाँ। और केरला का आपका सबसे ज़्यादा चार्जशीट केरला में होता है, ठीक है, फाइल होता है केसेस सबसे ज़्यादा केरला रिकॉर्डेड। हाईएस्ट चार्जशीटिंग, ओके। तो इसमें इतना सारा याद रख लीजिएगा। तो सबसे पहला जो हमने किया, क्या किया कि 58.85 लाख क्रिमिनल केसेस होता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट डेटा है, ठीक है। फिर ओवरऑल क्राइम रेट आप देखिए तो 448.3, 418.9 केसेस आप लाख पॉपुलेशन 2024। फिर साइबर क्राइम में 17.9% इंक्रीज़ दिखेगा आपको। फाइनेंशियल फ्रॉड, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और ये सारा एग्जॉशन, ये सब दिखेगा, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड दिखेगा। इकोनॉमिक ऑफेंस भी आपका बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा डेटा 17.9% इकोनॉमिक ऑफेंस भी आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। क्राइम अगेंस्ट वेमेन घटा है आपका 1.5%, 66.2 टू 64.6 पर लाख वेमेन पॉपुलेशन, ठीक है। यूपी में सबसे ज़्यादा वेमेन क्राइम होता है,
फिर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन भी आपका बढ़ा है, ठीक है, 5.9%। और फिर एसटी का डिक्लाइन किया क्राइम, एसटी में सबसे एमपी में सबसे ज़्यादा एसटी का क्राइम रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे भी घटता हुआ दिखेगा एससी के केसेस में, ठीक है। और आपका यूपी में जो है यहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड होता है केस एससी से रिलेटेड। मर्डर केस आपका घटता हुआ दिखेगा 2.8%। केरला में सबसे ज़्यादा आपका चार्जशीट होता है, ठीक है। अब ये आपका हो गया। अब क्राइम से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपको पूछेगा अगर स्टेटमेंट में भी, तो आप बना पाओगे, ठीक है। अब बीसीसीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका हमने कितना टॉपिक कर लिया, ठीक है, 7 तक का टॉपिक हमारा हो गया। ये 8वां टॉपिक है बीसीसीआई। तो बीसीसीआई जो है आपका इज़ नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है अंडर आरटीआई एक्ट, ठीक है। ये आपका पब्लिक अथॉरिटी नहीं है ना। और ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने बताया, ठीक है, कि ये आप इसके ऊपर आरटीआई नहीं कर सकते क्योंकि इसको हम सेक्शन 2H ऑफ आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं कवर करते हैं, ठीक है। तो कमीशन ऑब्जर्व दैट बीसीसीआई इज रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट एसोसिएशन अंडर तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975। तो किस में रजिस्टर्ड है ये बीसीसीआई जो है आपका इज़ रजिस्टर्ड एज प्राइवेट एसोसिएशन, ठीक है, प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है ये, एज प्राइवेट एसोसिएशन अंडर तमिलनाडु सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 के तहत, ठीक है। अब इसमें आपका इम्पॉर्टेंट और क्या क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट बॉडीज़ जो है आपका। तो जस्टिस RM लोधा कमेटी ने 2015 में ही बोला था कि हमको बीसीसीआई के लिए रिफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो क्या कौन, RM लोधा कमेटी, ठीक है, इनका रिकमेंडेशन था कि इसको आरटीआई के अंदर लाओ, किसको, बीसीसीआई को। इसको रिकमेंड किया था कि इसमें अमेंड करना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इस बीसीसीआई से रिलेटेड। इसमें बोला था कि बीसीसीआई को एज अ क्लोज डोर फंक्शन नहीं करना है, बल्कि इसको मतलब आपको आरटीआई के अंदर लाइए, है ना। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी यही बोला था 2018 में। किसने, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन 2018, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका, RM लोधा कमेटी पूछ सकता है किससे रिलेटेड है ना। फिर आपका असम में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाया गया, ठीक है। तो अभी कितने स्टेट हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ये आपका 9th टॉपिक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिए आपका आर्टिकल 44 के अंदर आता है, ठीक है। DPSP से ये डिराइव करता है ना, DPSP में लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे आपका गोवा जो है ये इंडिपेंडेंस से पहले का है, ठीक है, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ पे है, ठीक है। पोर्तुगीज़ ही उस टाइम पे ही, पोर्तुगीज़ के टाइम से ही है, ठीक है। और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका, पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपका उत्तराखंड हुआ, उत्तराखंड, ठीक है, पहला स्टेट बना, फर्स्ट स्टेट। उसके बाद आपका गुजरात सेकंड, इंडिपेंडेंस के बाद पूछेगा तो ऐसे गोवा है, ठीक है। फिर गुजरात, उसके बाद थर्ड आपका कौन है, आसाम है, जिसको मई 2026 में यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ पे पास हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, ठीक है। तो ये 3 स्टेट है ना। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या आता है, तो उसके बाद आपका वंदे मातरम अंडर नेशनल ऑनर लॉ लेके आया गया है वंदे मातरम को, ठीक है।
ठीक है। हम अभी 9th टॉपिक था हमारा, 10th टॉपिक है ना, वंदे वंदे मातरम। ठीक है, इसको अंडर नेशनल ऑनर लॉ लाया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि अमेंड किया जाएगा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। किसको अमेंड किया जाएगा? अमेंड किया जाएगा इसको, द प्रिवेंशन सेकेंड द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 को। ठीक है, जिसके तहत कोई भी अगर दिखा गया इंसल्ट करते हुए नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को, तो उनको पनिशेबल ऑफेंस के अंदर लाया जाएगा। ठीक है, और अभी प्रेजेंट 1971 एक्ट के अंदर कौन कौन आता है? तो आपका नेशनल फ्लैग को इंसल्ट आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये पूछ सकता है। फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो है उसको इंसल्ट ही नहीं कर सकते। और तीसरा आपका हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन, इसको आप नहीं कर सकते। और अब वंदे मातरम हमारा जो नेशनल सॉन्ग है उसको भी इसके अंदर पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। ठीक है, और वंदे मातरम का अगर आप बैकग्राउंड देखो तो वंदे मातरम ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी कंपोज किए हैं इसको। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और ये पहली बार पब्लिश हुआ था बंग दर्शन में। दोनों बंकिम और बंग दर्शन सेम है। ठीक है, 20 से शुरू है 1875 में। ठीक है, इसको पहली बार पब्लिश किया गया था और उसके बाद लेटर इसको इंक्लूड किया गया आनंद मठ में, इन आनंद मठ। ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो यूनिटी, सेक्रीफाइस और आपका डिवोशन के लिए अपने मदरलैंड के लिए ये सॉन्ग को कंपोज किए थे। और इसको राजेंद्र प्रसाद जी ने 24 जनवरी 1950 को है ना अनाउंस किया था कि जन गण मन जो है आपका, पहली बार कौन? राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको जन गण मन जो है नेशनल एंथम होगा, जन गण मन नेशनल एंथम, और आपका वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग होगा, इसको बोला था। ठीक है, नेशनल सॉन्ग। ठीक है, अब उसके बाद ये आपका जो पहली बार गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, पहले तो इसको कंपोज किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस सॉन्ग का जो म्यूज़िक है वो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। ठीक है, और इसको गाया भी था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने INC के सेशन 1896 को। ठीक है, जो कि हुआ कहाँ था? कोलकाता में, है ना। और इसको रहमतुल्लाह सयाल जी ने इसका प्रेसिडेंटशिप लिया था। ठीक है, INC का उस समय में वो प्रेसिडेंट थे 1896 कोलकाता में। कितने में? कोलकाता सेशन में। ठीक है, सेशन। और कौन थे इसके? रहमतुल्लाह सयाल। ठीक है ना। तो ये आपका
कलकत्ता सेशन याद रखिएगा, आईएनसी सेशन 1896 में ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। इसको कंपोज किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और बंग दर्शन में इसको पहली बार पब्लिश किया गया था 1875 में, और उसके बाद 1882 में आनंद मठ में इसको इंक्लूड किया गया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको डिक्लेयर किया था कि ये नेशनल सॉन्ग होगा। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको म्यूज़िक दिया, इस पे गाया, ठीक है, आईएनसी सेशन 1896 में। अब पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 243 के अंदर पंचायत आता है। और इसमें अब इसमें आपको बस ये याद रखना है पंचायत में, ठीक है, ये हमारा 11 नंबर टॉपिक होगा। इसमें आपको ये याद रखना है कि पंचायत से इंडेक्स जो निकला है, एडवांसमेंट इंडेक्स है ना, एडवांस 2.0 है ना। इसमें आपको बस ये याद रखना है कि ये रिलीज़ किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, तो पता चल ही रहा है, ठीक है। और 24 अप्रैल 2026 को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल पंचायती राज डे। और इसमें स्टेट जो हाईएस्ट, इसमें फ्रंट रनर रही है स्टेट विथ फ्रंट रनर विथ हाईएस्ट एब्सोल्यूट नंबर ऑफ ए ग्रेड, या हाईएस्ट आप बोल सकते हो स्टेट जो फ्रंट रनर रही है, ठीक है। फ्रंट रनर स्टेट कौन है? फ्रंट रनर स्टेट आपका त्रिपुरा है, ठीक है ना, ये बस याद रखना है ना। और उसके बाद तो कुछ नहीं पूछेगा आपका। उसके बाद यूपी है, ठीक है, जो कि आपका परफॉर्मर स्टेट में आती है, परफॉर्मर में, ये आपके यूपी पीसीएस में हो सकता है। परफॉर्मर स्टेट में आपका यूपी है, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, वेस्ट बंगाल ने कोई डेटा नहीं दिया था इसमें, वेस्ट बंगाल इसमें कोई डेटा नहीं दिए थे, ठीक है। और आपका दिल्ली और चंडीगढ़, बिकॉज इनके पास कोई ग्राम पंचायत नहीं है, तो दिल्ली एंड चंडीगढ़, ठीक है। क्योंकि इनके पास कोई ग्राम पंचायत नहीं है, तो ये हो गया। अब ऑनलाइन गेमिंग रूल्स का आपको पूछ सकता है, ठीक है, 12 नंबर टॉपिक हमारा ऑनलाइन गेमिंग रूल्स, ठीक है, 2026। इसमें बस ये याद रखिएगा कि ये केम इनटू फोर्स जो है कब आया है, ये इम्पोर्टेंट है, 1 मई को, ठीक है, 1 मई 2026 को ये फोर्स में आया है, ठीक है। और इसमें क्या बोल सकता है, इसको क्लासीफाई किया गया, इस गेम को, ऑनलाइन गेम को, इसमें प्रोहिबिट किया गया ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि जैसे होता है ना, बच्चे लोग मनी लगा देते, पैसे लगा देते ना, तो ये प्रोहिबिट किया गया फ्रॉम परमिसिबल ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स। तो ये आपका डिस्टिंग्विश किया गया प्रोहिबिटेड ऑनलाइन गेम्स को, और फ्रॉम जो भी आपका जो खेल सकते हैं हम ई स्पोर्ट्स या ऑनलाइन सोशल गेम्स को, उससे इसको डिस्टिंग्विश किया गया। फिर दे एस्टैब्लिश ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहला तो डिस्टिंक्शन किया गया, डिस्टिंक्शन की पता रहे कौन सा कौन, डिस्टिंक्शन प्रोहिबिटेड, किसमें प्रोहिबिटेड ऑनलाइन मनी गेम्स फ्रॉम परमिसिबल ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन सिस्टम, दे क्रिएटेड स्टैट्यूटरी रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर नोटिफाइड गेम्स, जो भी है नोटिफाइड गेम, उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टैट्यूटरी रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्रिएट किया गया है, ठीक है। फिर
Users can approach the online gaming authority within 30 days if they are dissatisfied with the provider's response or with the grievance remain unresolved. तो यूज़र जो भी हैं यूज़ करते हैं ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी को विदिन 30 डे, और अथॉरिटी शुड ट्राई टू डिस्पोज जो भी अपील है विदिन 30 डे, दोनों 30 डेज यूज़र अपील है ना ये, और 30 डेज अथॉरिटी शुड डिस्पोज अपील। ठीक है, तो ये हो गया इसमें है। तो ये आपका डिस्टिंक्शन किया गया। फिर ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया 30 याद रखिएगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट आपका हमारा 13th नंबर का करंट अफेयर हुआ। सो 8th पोषण पखवाड़ा, ठीक है, ये आपका न्यूज़ में था 8th पोषण पखवाड़ा 2026। तो ये क्या बोलता है कि इसमें ना नेशन वाइड कैंपेन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ, ये सब ना याद रखना है आपको, मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा किया गया था। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें 8th पोषण पखवाड़ा में, कि ये आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन था इसमें, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर और स्ट्रेंथन करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, स्ट्रेंथन करना है विमेन न्यूट्रिशन, ठीक है, विमेन के न्यूट्रिशन को और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है, एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ओके, सो इसमें आपको विमेन न्यूट्रिशन, चाइल्डहुड केयर, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो इस चीज़ में, तो ये सारा चीज़ हमको पोषण पखवाड़ा में करना है। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसके बारे में क्या बोला गया था, एम्फेसाइज किया गया था कि अ वेल नरिश चाइल्ड इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेशन। ये किसने बोला था? पीएम मोदी जी ने बोला था। इसका ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, अ वेल नरिश्ड चाइल्ड इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेशन। ओके, तो ये हमारे मोदी जी ने बोला था, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ देगा कि कौन से स्कीम में बोला गया था ये। ठीक है, और इसका थीम क्या है 2026 का? थीम 2026 मैक्सिमाइजिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट in the first 6 years of life। ओके, और इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें देख लेते हैं। तो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आपका 9th से लेके 9 to 23 अप्रैल 2026 तक इसको सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये सेलिब्रेट किया गया था 8th पोषण पखवाड़ा फ्रॉम 9 to 23 अप्रैल 2026। आई होप यू विल रिमेंबर दिस डेट। ओके, तो थीम इसका है मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ। एंड पीएम मोदी जी ने क्या बोला था इसके बारे में? अ वेल नरिश चाइल्ड इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेशन। फिर इसमें मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और का याद रखिएगा, स्ट्रेंथन करना हुआ विमेन का न्यूट्रिशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। सो ये हमारा पोषण पखवाड़ा से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमने कवर कर दिया। अब एक आया था आपका पैसिव यूथेनेशिया के बारे में। ठीक है, पैसिव यूथेनेशिया, ठीक है, पैसिव यूथेनेशिया इन इंडिया। इसके बारे में आप लोग सब जानते ही होंगे कि एक हरीश राणा का केस आया था, जिनको कि मतलब उनको पैसिव यूथेनेशिया के तहत उनको डेथ दिया गया है ना। तो उनका बहुत ज़्यादा सीवियर हेड इंजरी हुआ था, है ना, वो
बालकनी से फॉल करने की वजह से अपने जहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है। 2013 में ऐसा इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद उनके पिताजी जो थे दिल्ली हाई कोर्ट से गुहार लगाए कि भाई हमारे जो बेटे हैं वो बहुत ही वैसे वेजिटेटिव स्टेट में हैं, तो उनको जो है राहत दिया जाए, उनको अच्छे तरीके से एक अच्छा होता है ना रिस्पेक्टफुल डेथ दिया जाए, ताकि वो आराम से इस दुनिया से अलविदा कह सकें, क्योंकि वैसी लाइफ जीने का कोई मतलब नहीं है। तो यूथेनेशिया का मतलब होता है कि इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ पेशेंट्स लाइफ टू रिलीव इंट्रैक्टेबल सफरिंग, ठीक है। तो पैसिव यूथेनेशिया मतलब कि विड्रॉ करना जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ताकि वो आराम से जो है अपनी यात्रा कर सके, है ना। तो आप समझ सके जानते हैं कि क्या हो गया यूथेनेशिया का मतलब। और पैसिव यूथेनेशिया में आपका जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसे हटा दिया जाता है, ओके। तो यूथेनेशिया, तो इसमें ये सारी चीज़ें तो पूछेगा नहीं वैसे कि यूथेनेशिया क्या होता है ये वो, ठीक है। तो वो चीज़ आप फिर भी थोड़ा बहुत याद रखिएगा कि पैसिव यूथेनेशिया का मतलब क्या होता है। यूथेनेशिया में भी पूछ दे तो, है ना, मतलब होता है कि withdrawal ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ओके ना। तो ये हो गया। अब ये देखिए ये पैसिव यूथेनेशिया कहाँ लाई करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका आर्टिकल 21 में रिस्पेक्टफुल डेथ, है ना, मिल सके पर्सन को, राइट टू, और इसमें गारंटी भी होता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना, और राइट टू डाई विद डिग्निटी भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट टू डाई विथ डिग्निटी, ओके। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है आपका अरुणा रामचंद्र सानबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का। इसमें पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था पैसिव यूथेनेशिया को इंडिया में, ठीक है। तो ये केस इम्पॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए। रामचंद्र सानबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये 2011 का केस है। तो इसमें पहली बार आपका फर्स्ट जुडिशियल रिकॉग्निशन, ठीक है, फर्स्ट जुडिशियल रिकॉग्निशन, तो ये आपका हुआ था, है ना, जिसमें पैसिव यूथेनेशिया को फर्स्ट जुडिशियल रिकॉग्निशन दिया गया था। तो इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, है ना। और ग्लोबल में बस देख लीजिएगा कि नीदरलैंड जो है आपका, नीदरलैंड, है ना, यहाँ पे यूथेनेशिया और फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड, जो फिजिशियन जो भी वहाँ पे होंगे वो असिस्ट करके एक यूथेनेशिया को आराम से पेशेंट को दिलवा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो अपना उनका है ना। तो ये आपका नीदरलैंड में एक है, तो ये याद रखिएगा। और एक आपका बेल्जियम में भी है, लीगलाइज किया गया यूथेनेशिया, है ना, बेल्जियम में, ओके। नीदरलैंड, बेल्जियम। कनाडा भी अपना अलाउ करता है मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग फॉर ग्रीवियस एंड इरिमीडिएबल कंडीशन, जहाँ पे कि रेमेडीज़ नहीं लाई करती है वहाँ। तो कनाडा भी आपका मेडिकल असिस्टेंस मेडिसिन के थ्रू जो है आपका अलाउ करता है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड में भी है, अलाउज असिस्टेड सुसाइड इफ़ नॉट मोटिवेटेड बाय सेल्फिश इंटरेस्ट। तो स्विट्ज़रलैंड में अलाउ किया जाता है असिस्टेड सुसाइड, ठीक है। यूएस में सम स्टेट्स अलाउ मेडिकल एड इन डाइंग अंडर डेथ विद डिग्निटी लॉज। तो ये सारा जो कंट्री है इसमें देख लीजिएगा कौन कौन है। स्विट्ज़रलैंड है, फिर रहेगा यहाँ पे यूएस है ना। जापान, नो स्पेसिफिक यूथेनेशिया बट विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट इज़ अलाउड, ठीक है। वहाँ पे भी एक लिमिटेड अमाउंट में अलाउ है जापान में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भी तो ऑस्ट्रेलिया में वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग हैज़ बीन लीगलाइज अक्रॉस ऑल 6 स्टेट्स अंडर एलिजिबिलिटी सेफगार्ड्स, ओके। तो ये सारे स्टेट्स देख लीजिएगा नाम। तो नीदरलैंड है, बेल्जियम है, कनाडा है, स्विट्ज़रलैंड है, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। तो स्विट्ज़रलैंड में तो
आपका असिस्टेड सुसाइड अलाउ किया जाता है, लेकिन वहाँ पे सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए ना हो, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में। और नीदरलैंड में आपका यूथेनेशिया अलाउड है, ठीक है, बेल्जियम में आपका अलाउड है ना, और कनाडा में भी आपका मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग है ना, मेडिकल के थ्रू असिस्टेंस के थ्रू आप डाई कर सकते हो वहाँ पे भी। और जापान में भी अलाउड है, बट वहाँ पे जैसे इंडिया में है लाइफ सपोर्ट सिस्टम के थ्रू, जापान में भी है इन अ लिमिटेड फॉर्म, ठीक है। और आपका यूएस में भी है मेडिकल एड के थ्रू, है ना, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो यूएस और कनाडा में आपका मेडिकल के थ्रू है ना, मतलब मेडिसिन का इस्तेमाल करके, है ना। तो ये चीज़ है, आप देख लेना। और फिर स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, नीति आयोग रिपोर्ट। तो द रिपोर्ट टाइटल स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी enhancement reviews the present state of India's school education system released by नीति आयोग, है ना। तो नीति आयोग ने अपना रिपोर्ट, जो नीति आयोग का रिपोर्ट है ये देख लीजिए, है ना, नीति इसमें आपका इन्होंने रिपोर्ट निकाला है स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, ये इनका रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट में इन्होंने अपना स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी इन्हेंसमेंट, ये पूरा रिपोर्ट का टाइटल है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने बताया है कि 14.71 लाख स्कूल सर्विंग मोर देन 24.69 करोड़ स्टूडेंट, ठीक है। तो मतलब हमारे देश में कितने स्कूल्स हैं, 14.71 लाख स्कूल्स हैं, जिसमें कि जो कि 24.69 करोड़ स्टूडेंट्स को सर्व कर रहे हैं, ठीक है, इतने करोड़ स्टूडेंट को सर्व कर रहे हैं। और आपका नियर यूनिवर्सल एक्सेस प्राइमरी स्टेज में अचीव हो चुका है, ठीक है। और द नेशनल ग्रॉस इनरोलमेंट एट द सेकेंडरी लेवल इज़ 58.4%, शोइंग अ मेजर अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड पार्टिसिपेशन, है ना। तो सेकेंडरी लेवल में आपका ग्रॉस इनरोलमेंट जो है 58.4% है। कितना है? 58.4% है किसमें? सेकेंडरी लेवल पे, जिसको बढ़ाना चाहिए और, ठीक है, ताकि पार्टिसिपेशन बढ़े और लोगों का, है ना। तो बस इसमें यही है ना। ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही देख लीजिएगा कि मतलब स्कूल्स के हिसाब से स्टूडेंट्स को ज़्यादा सर्व किया जा रहा है, मतलब हमें और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए और स्कूल्स बढ़ाना चाहिए। और सेकेंडरी लेवल पे जो है स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन उतना ज़्यादा नहीं है, 58.4% है, इसको और बढ़ा के हमें 100% तक एनरोलमेंट बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। और फिर हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट का, आपका दो है, एक वन केस वन डेटा से रिलेटेड है, ठीक है, वन केस वन डेटा एंड सुसहायक एंड सहायक, ठीक है। तो वन केस वन डेटा एक डिजिटल इनिशिएटिव है, ठीक है, डिजिटल इनिशिएटिव, जिसमें कि आपका क्या करने की बात हुई है कि डिजिटल इनिशिएटिव है, इसमें जितने भी जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जो भी मतलब जो भी मतलब केसेस चल रहा है उसको सारे को अलाइन करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई केस है जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से में नहीं सॉल्व हुआ, फिर आपने अपर कोर्ट हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, ऐसे करके आप गए, तो आपका वो सारा केस एक जगह अलाइन हो जाएगा। तो वन केस वन डेटा होगा, ठीक है, स्ट्रीमलाइन करना है इसको। तो यही बोल रहा है वन केस वन डेटा के बारे में, ठीक है। तो मतलब इंटीग्रेट करना है जितनी सारी चीज़ों को, ठीक है। और सुसहायक आपका क्या है? सुसहायक, तो ये आप समझ गए कि केस जितना है इसको स्ट्रीमलाइन करना है, वन केस वन डेटा होना चाहिए, ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक। अब सुसहायक में आपका
ये चैटबॉट है, ठीक है, AI चैटबॉट ना। जैसे चैटबॉट नहीं होता जिससे आप कुछ भी प्रॉब्लम पूछो तो वो आपको बताएगा, तो ये जो भी मतलब सुप्रीम कोर्ट का चैटबॉट है जिससे आपको सिटीजन्स को हेल्प मिलेगा, है ना, अपने केसेस के बारे में जानने में, जो भी कोर्ट से रिलेटेड सर्विस है उसके बारे में जानने में। तो इसको डेवलप कौन किया है? NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इन कोलैबोरेशन विद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इन कोलैबोरेशन विद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री। ओके, ये हो गया ख़त्म। तो अब जननी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो जननी प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? जर्नी ऑफ एंटी नेटल, ठीक है, एंड नियोनेटल। जननी का जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल। ओके, याद रहेगा, एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड। ओके, इंटीग्रेटेड केयर, जननी। ओके, इंटीग्रेटेड केयर। अब इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पूछ देते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ, इसमें विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाला भी लोग डाल देंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। फिर आपका इसमें देखिए मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना। ओके, और इसमें कैसे स्ट्रेंथन करेंगे? थ्रू डिजिटल ट्रैकिंग, है ना। डिजिटल हम ट्रैक करेंगे कि कैसा उनका सर्विसेज चल रहा है, ठीक है। और जो भी उनका हेल्थ रिकॉर्ड है, रियल टाइम मॉनिटरिंग, सारा चीज़ हम देखेंगे। और ये लॉन्च कब किया गया था? तो ये इवेंट आपका लॉन्च किया गया था नेशनल समिट ऑन इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी के टाइम पे, ठीक है, जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस शेपिंग इंडियाज़ हेल्थ फ्यूचर पर लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये समिट हुआ था बेस्ट प्रैक्टिसेस शेपिंग इंडियाज़ हेल्थ फ्यूचर, तो ये समिट पे लॉन्च किया गया था। और ये आपका अपग्रेडेड पोर्टल है RCH पोर्टल का, ठीक है। मतलब RCH पोर्टल पहले चल रहा था, उसको अपडेट कर दिया गया है, और वही इसी में जननी आपका प्लेटफॉर्म को ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये आपका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल का अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। ये पहले से चल रहा था, उसी का ये अपग्रेडेड वर्जन है RCH। ओके, अब इसमें आपका एंटीनेटल केयर, डिलीवरी प्रिपेयर्डनेस, डिलीवरी पोस्ट, जो भी डिलीवरी के बाद पोस्ट नेटल केयर होता है, डिलीवरी से पहले, है ना, सारा जैसे मदर को हर चीज़ देखना उनका, ठीक है, डिलीवरी के बाद देखना, न्यू बॉर्न का केयर, ठीक है, होम बेस्ड न्यू बॉर्न, यंग चाइल्ड जो भी केयर है, फैमिली प्लानिंग को भी कवर करता है ये। तो ये सारा आपका इसके अंदर आता है। अब ये QR इनेबल्ड है, ठीक है। QR इनेबल्ड मतलब कि डिजिटली ये मदर और चाइल्ड के हेल्थ कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे कि हेल्थ रिकॉर्ड्स को ईजिली एक्सेस किया जा सके, है ना, कि उनको हेल्थ कार्ड दिया जाएगा जिससे उनका सारा भी जो भी हेल्थ रिकॉर्ड हुआ है अभी तक, सारा को हम एक्सेस कर पाएंगे। तो समझ गए। और उसके बाद ये यूविन एंड पोषण के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म को यूविन और पोषण के साथ इंटीग्रेट किया गया है।
की सर्विस डिलीवरी इवेंट को कैप्चर करके एक लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड क्रिएट करता है, ताकि शुरू से लेके अंत तक पता रहे कि क्या मदर का और चाइल्ड का किस तरह से केयर हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए की अचीवमेंट क्या है। की अचीवमेंट तो इसमें 1.34 करोड़ बेनिफिशरी रजिस्टर हो चुके हैं। 1.34 ये आपका इसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा मेंस के लिए। 1.34 बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन डन। ठीक है, और 30 लाख प्लस प्रेग्नेंट वेमेन रजिस्टर हो चुकी हैं। 30 लाख प्लस प्रेग्नेंट वेमेन रजिस्टर्ड। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। और 30 लाख प्लस आपका डिजिटल MCH कार्ड भी जनरेट हो चुका है। 1 लाख प्लस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो 1.34 करोड़ याद रखिएगा, अगर याद रख सकते हैं तो। इस इम्पॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, रहेगा डेटा तो मेंस में लिखने के लिए काम आएगा है कि 1.34 करोड़ बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन डन एंड 30 लाख प्लस प्रेग्नेंट वेमेन रजिस्टर्ड अंडर इट।